हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपको जीएस 2024 एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से पता चल जाएगा, तो उसी को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फॉर्म को फिल करोगे या कुछ कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको मेल आया होगा उस मेल में एक लिंक दिया होगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस लिंक से आपको ये फॉर्म मिलेगा। एक और लिंक दिया होगा जिसके ऊपर इस फॉर्म को फिल करके अपलोड करना है। ध्यान देना है, फॉर्म को फिल करके अपलोड करने की डेट 29/5 है। ओके, तो बाकी चीज़ हम एक दो चीज़ आपको बता दें जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पहली बात, जो भी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री फिज़िक्स और साइंस स्टडी का रिज़ल्ट कब आएगा, उनको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। जब आएगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। दूसरी चीज़, जिनका डीबीएस में नाम आ चुका है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टिफर मुंबई है, उसका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। जो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे डिपेंड नहीं है तो वो लोग अपनी तैयारी अलग से करें, मतलब वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। जो एक बेसिक इंटरव्यू है, उसके बाद उनका सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। ओके, ये बात हो गई आपके लिए। तीसरा पॉइंट जो कि बच्चों का काफ़ी है कि आइजर पुणे कैसे लेगा एडमिशन। आइजर पुणे जो है आपको मेल करेगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर थ्रू द टिफर एग्ज़ाम, सो दैट यू फिल द फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। तो ये आइजर पुणे का है। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट है वो जब अपना फॉर्म रिलीज़ करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना होगा। NBRC जो कि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी साइट अगर नहीं चल रही है तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि उसका टाइम काफ़ी है। उसका भी टाइम मार्च में है लास्ट, तो आप उसे भी फिल कर सकते हो। अगर आपने गेट का एक फॉर्म भरा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले गेट एग्ज़ाम दे लीजिए। उसके आंसर की 21 को आएगी, उसको मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर आपका उसमें ज़्यादा नंबर आता है तो गो विद दी गेट ऑल्सो। ऐसा ना हो कि आप NBRC में टारगेट करो GS के थ्रू, क्योंकि GS का स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस एप्लीकेशन इज फॉर द एडमिशन ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द फॉलोइंग सेंटर इंस्टीट्यूट। डिटेल आपका यहाँ पे दे रखा है। इफ़ यू डोंट विश टू कंसीडर ऑफ एनी सेंटर एंड इंस्टीट्यूट, प्लीज अनचेक और स्ट्राइक आउट द करस्पॉन्डिंग सेंटर एंड इंस्टीट्यूट। आपको इस पर क्रॉस करना है या टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब जाएगा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस कंडीशन में आपको टिक सब पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ दोगे, सबको आप टिक यहाँ पे करोगे। सबको टिक करोगे का क्या मतलब है कि आप इसमें इन चारों को टिक करोगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टिफर मुंबई, आपको पता है कि इसका हो चुका है, बट तब भी आप इसको टिक करोगे। हैदराबाद, NCBS और DBT इन स्टेम बंगलोर। NCBS DBT इन स्टेम बंगलोर जो है यह एक ही कैंपस के अंदर है, बट हाँ इसका दोनों का आप भरिएगा, क्योंकि अगर आप NCBS में नहीं लेना चाहते तो इन स्टेम में आप ले सकते हो, अगर आपको स्टेम सेल्स पे काम करना है। इसी के साथ NCBS से ही एक और सब्जेक्ट है जो कि ICTS में प्रोग्राम है उसका, और ICTS जो है उसके अंदर फिजिक्स फॉर लाइफ नाम से एक सब्जेक्ट है जिसमें बायोलॉजी वाले जाते हैं। इन चारों के लिए यू नीड ओनली टू अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म आपके पास यहाँ पे खुला हुआ है, इसी फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करके इसको PDF में बदल के फिर आपको अपलोड करना है। इस पर टिक आपको कर देनी है, ठीक है। सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन विल कंसीडर एप्लीकेशन रिसीव्ड बिफोर द फॉलोइंग डेट। डेडलाइन देखना है। अगर आप JEE BILS से कर रहे हैं तो आप 29/5/2024 से पहले इसको सबमिट कर दोगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 20/5 के लगभग सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपके रेफरी के पास एक मेल चला जाएगा कि प्लीज़ सबमिट योर रिकमेंडेशन लेटर। मैं उस पर भी अभी आऊँगा, बट ध्यान देना है कि ये 29 है। आपको लास्ट मोमेंट जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको पहले एक स्टेप पहले आपको डिसीजन लेना चाहिए। मीन्स
आई सजेस्ट कि 25 आप टारगेट रखो, 25 को आपको इसको फिल कर देना है। इसके अलावा जो भी CSIR जिसका आज ही मतलब कल स्कोर कार्ड आया है आप उसमें देख सकते हो। गेट जो कि जिसका एग्ज़ाम आज है और नेक्स्ट संडे सैटरडे को है एक्सेल और BT का, आज EY का था। ICMR जो पिछली बार क्वालिफाई हुए हैं क्योंकि आने वाला जुलाई में है तो उसमें तो आप नहीं हो सकते हो, और DBT जो हो चुके हैं पिछली बार वो अपने आप का अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चाहते हैं या वो चाहते हैं यहाँ से PhD करना इनमें से किसी भी सेंटर से, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे 31 मार्च 2024 से पहले। मतलब आई विल सजेस्ट यू कि गो विद द 20 मार्च, 10 दिन पहले आप कीजिए। चलिए हम अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये जो आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म 4 सेक्शन में बटे हुए हैं। यस, और 4 सेक्शन जो है किस तरह से बटे हुए हैं वो हम आपको बता दें। पहला सेक्शन में आपको पर्सनल डिटेल देना है। ओके, रिमेंबर टू इंक्लूड द रेफरेंस कोड यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपको रेफरेंस कोड यूज़ करना है जो कि आप कंफ्यूज होते हो पार्टिसिपेशन ID और मतलब एप्लीकेशन ID, वो आपको यहाँ पे लिखना है। पेस्ट द रिसेंट फोटो ऑफ योर सेल्फ इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स के अंदर आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। सेक्शन 2 की बात करोगे तो वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मीन्स 10th ऑनवर्ड जो भी आपने करा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। देयर इज़ नो नीड टू अटैच द सर्टिफिकेट और कॉपी एट दिस स्टेज। आपको यहाँ पे कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस फॉर्म को फिल करना है। सेक्शन 3 कंटेन 10 क्वेश्चन दैट हेल्प अस गेट टू नो यू बेटर। ये जो सेक्शन 3 है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट सेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपको ज़्यादा मतलब आपके एग्ज़ामिनर जो इस फॉर्म को देखेंगे उसको इन्फॉर्मेशन देगा आपके बारे में, तो इसको बहुत ध्यान से भरना है और इसी पे आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आंसर ऑल द क्वेश्चन विद इन द वर्ड लिमिट। ये भी ध्यान देना आपका वर्ड लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो। वेग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, वेग टर्म यूज़ नहीं करना है, काफ़ी स्पेसिफिक बातें करनी है बिकॉज वी आर इन द साइंस बैकग्राउंड इन द we want to pursue in the science, so become मतलब no use the vague word and vague sentence की मतलब कुछ भी आप वेग नहीं बोलोगे, बहुत ही प्रिसाइज और स्पेसिफिक बात करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज पूरब से उगता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार हाँ एक दिन मैं सुबह उठा तो मैंने देखा सूरज पूरब से उगता है, सीधे डायरेक्ट बोलो कि सूरज पूरब से उगता है। उसमें कहानी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, काफ़ी क्विक एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए एवरीथिंग का। अगला ये तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू विश टू बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन योर गेट CSIR UGC नेट क्वालिफिकेशन गिव द सब्जेक्ट इफ अप्लीकेबल ईयर एंड रैंक ऑफ क्वालिफिकेशन इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ये आपको ध्यान देना है। जब आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करते हो उस समय आपको साफ साफ उस पर लिखा होता है कि कितने स्टूडेंट ने वहाँ पे अपीयर किया है। क्या मैंने कहा? ध्यान से आपने सुना कि जब आप स्कोर कार्ड जैसे CSIR का आप अभी स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि कितने स्टूडेंट ने दिया है, क्योंकि ये लोग परसेंटाइल बेस पे होते हैं कि टॉप 5 परसेंटाइल को लेते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरी है। साथ में जो भी आप एग्ज़ाम दिए उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। गेट की 3 साल की होती है, CSIR भी शायद 3 साल का हो गया है, तो उसका आपको टर्म ऑफ वैलिडिटी बची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हो गया हो, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। और इस केस में जब आप CSIR गेट और UGC नेट के हिसाब से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्कोर कार्ड इसमें लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको रेड यहाँ पे कर देते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, रेड नहीं करते हैं क्योंकि हो सकते हैं कि कुछ लोग को दिक्कत हो तो नहीं करते हैं। दूसरा कलर हमने कर दिया है, ब्लैक नहीं किया है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं।
तो इसमें है कि 10 क्वेश्चन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना है। अगर आप CSIR गेट और UGC नेट के हिसाब के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बताना होगा, यहाँ पे आपकी वैलिडिटी बतानी होगी और साथ में आपको स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 4 की बात करेंगे, काफ़ी इजी है। इस पार्ट में इन्होंने 2 रेफरी बोला है हु आर फेमिलियर विद योर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, जो आप रेफरी चूज़ करोगे उसमें आप ध्यान से एक चीज़ कीजिएगा, वो है कि जो टीचर के साथ आपने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है या जो टीचर आपको ज़्यादा जानता है। फॉर एग्जांपल अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपने अगर डिज़र्टेशन किया है तो जो डिज़र्टेशन का सुपरवाइज़र है आप उससे बात कर सकते हो, उसको दे सकते हो एज अ रेफरी। दूसरा, जिस टीचर से आपकी काफ़ी अच्छा बनता है या जो टीचर से आप बातें शेयर करते हो या जो टीचर आपके एकेडमिक गाइडलाइन का एक मेंटर है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे जहाँ पे मेंटर मेंटी होता है जिसमें आपका एक प्रोफेसर मेंटर की तरह बिहेव करता है, आप उसका नाम दे सकते हो बिकॉज ही नो अबाउट योर टैलेंट योर मतलब वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 4 जो है आपके रेफरी का जो लेटर है वो काफ़ी ही ज़्यादा आपका सपोर्ट करेगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओपन कॉलेज मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे, तो उनके लिए भी यहाँ पे है। ध्यान से देखिए अगला लाइन कि दीज मे बी योर टीचर। आपका कोई टीचर हो सकता है अगर आप ओपन से हो और अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो, और आपके पास अगर कोई प्रोफेशन नहीं है तो आप अपने टीचर का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेंथ टीचर अगर आप ओपन से कर रहे हो। आई नॉट रिकमेंड दैट नॉट गो विद दिस, बट या अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जा सकते हो। रिसर्चर, कोई भी आप रिसर्चर को से बात कर सकते हो या आपका इंस्ट्रक्टर, जो भी मैंने कहा इंटर्नशिप या वर्कशॉप। अगर आपने कोई इंटर्नशिप या वर्कशॉप करा है या अगर आपने इंटर्नशिप वर्कशॉप नहीं भी करा है, अगर आप डिजर्टेशन करे हो तो जो उसके इंस्ट्रक्टर है उनसे आप बोल सकते हो। मैं ये बताऊंगा नाम देने से पहले आप जिन 2 लोगों का नाम दे रहे हो उन दोनों से पहले ही बात कर लेना कि सर आई एम क्वालिफाइड फॉर द टिफर, मतलब आई एम क्वालिफाइड टिफर GS रिटन एग्ज़ाम, तो एंड आई वांट to give your name as a referee, तो can you give me a recommendation letter, not recommend good recommendation letter। also उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर you have a time, बिकॉज ये चीज़ें फरवरी लास्ट मार्च के शुरू में है। ऐसा ना हो कि टीचर के पास आपके पास टाइम ना हो, लैक ऑफ टाइम के कारण वो सही से ना लिख पाए, क्योंकि इनका जो रेफरेंस का जो आएगा आपके टीचर के पास आएगा उसमें आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ आपको मेल से पता चलेगा। तो वो फॉर्म काफ़ी अच्छा होता है टीचर के लिए भी। टीचर को भी ये लोग ऐसे ही एक वर्ड भेजते हैं पूरा का पूरा, उसमें उनको भी फॉर्म फिल करना होता है आपके बारे में, आपके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, एवरीथिंग दे आस्क। एंड उसी के साथ एक रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होती है। तो आप उनको बताइए कि सर मैं टिफ़र के लिए फॉर्म फिल किया हूँ, तो क्या आप मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर देंगे। उनको आप ये भी बता सकते हो अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो टीचर के साथ तो कि सर आप अगर चाहो तो एक रिपोर्ट तैयार कर दो मेरे लिए, क्योंकि उनको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है आपके ऊपर, साथ में आपके बारे में उनको बताना होता है। तो आप अपने रेफरी से बात कीजिए। साथ ये भी ज़रूरी आपको बात करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स में आपको मे भी उनसे पूछना पड़े कि सर इसको कैसे और सही कर सकते हैं, क्योंकि लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। यहीं पे लिखा है वी विल कॉन्टेक्ट द रेफरी डायरेक्टली एंड आस्क देम फॉर अ रिकमेंडेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये जो लिखा है ना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब इसी तरह का उनको भी एक फॉर्मेट जाएगा, उसी फॉर्मेट में उनको फॉर्म फिल करना होगा। योर रेफरी आर इनकरेज टू अटैच अ डिटेल्ड लेटर। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बोला कि आप जाके उनसे बोलो डिटेल्ड लेटर, एक रिपोर्ट टाइप का मान लो, highlights your academic ability and potential to the research career। दैट इज़ अ पॉइंट। आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उस प्रोफेसर का नाम दो जिन्होंने आपको सुपरवाइज़ करा है, क्योंकि जिन्होंने आपको सुपरवाइज़ करा है उनको आपके रिसर्च पोटेंशियल के बारे में पता होगा। आप रेंडम अगर किसी प्रोफेसर का नाम लोगे तो वो रिसर्च कैरियर जब लिखेंगे तो उनकी लिखने से पता चल जाएगा कि ही नॉट गिव द आंसर विच दे वांट,
मान लो कि अगर हमसे कोई आके कहे कि सर कैन आप मुझे दे दोगे रिकमेंडेशन लेटर, तो मैं दे दूंगा, बट मैं उसके बारे में अगर लिखूंगा तो वो एक अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पर अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरे अंदर काम करे और अगर और फिर मुझे लिखना हो, तो फिर मैं उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा कि उसकी रिसर्च एबिलिटी ये है, उसका बात करने का तरीका ये है, उसको मतलब वो इस तरह से बात करता है, उसका रिसर्च क्वेश्चन अच्छा है, हाइपोथेसिस अच्छा बना लेता है, समथिंग मतलब अच्छा मैं लिखूंगा अगर मेरे अंडर किसी ने काम किया है तो सेम इस बात को ध्यान रखते हुए आपको रेफरी चूज करना है। प्लीज इन्फॉर्म योर रेफरी डैट वी कंसीडर देयर रिकमेंडेशन केयरफुली एंड एप्रिसिएट देयर टाइम एंड एफर्ट। साफ साफ इन्होंने हाईलाइट लिख कर रखा है, तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेक्शन के लिए। Your application is incomplete without the recommendation letter. It is your responsibility to ensure that your referee sends the recommendation. That is the reason कि मैंने कहा कि 29 is the last date, but I encourage you कि submit on the 20, जैसे कि आपके पास 10 दिन इधर भी रहे और बाद में भी 15 दिन आपके पास रहे, जैसे कि आप अपने रेफरी को याद कर सको कि सर क्या आपको मेल आया, आप उनसे पूछ सको कि सर क्या आपको मेल आया, क्या आपको मेल आया। तो उससे क्या होगा कि उनको भी याद रहेगा, फिर तुम पूछ सको सर क्या आप उन्हें बता मतलब आपने क्या उनको सेंड कर दिया। आप देख नहीं सकते हो, मैं रियलिटी बताऊंगा, आप देखना भी मत। ऐसा नहीं कि आप बैठ के उनको कहो कि सर क्या आपने मेरा रिकमेंडेशन लेटर लिखा। रिकमेंडेशन लेटर कभी देखना नहीं चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट की यह कैरेक्टर होता है। आगे देखिए, applicants are expected to fill all the section by themselves in their original words. Copy pasting for the other sources including AI text generators is strictly prohibited. Application violation this cause will be rejected. ध्यान दीजिएगा, प्लेगरिज्म AI का यूज़ करके आपको नहीं लिखना है, कॉपी और पेस्ट भी आपको नहीं करना है। इस वाले लाइन में कुछ भी आप होगे तो चाहे आपका कितना भी अच्छा रिकमेंडेशन हो, कुछ भी हो, वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना, एआई का यूज़ मत करना। रीज़न, अगर आप एआई का यूज़ कर देते हो और आपका कोई प्रोफेसर है जिस प्रोफेसर ने आप पे ट्रस्ट करा है कि मैं मतलब वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है, बट आप एआई से और कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेसर जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया रिकमेंडेशन लेटर, उनकी भी इमेज उस इंस्टीट्यूट की इमेज जिस इंस्टीट्यूट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो टिफर की नज़र में गिरेगी। तो आप एक छोटी सी गलती से आप किसी के इमेज के साथ खेल जाओगे, तो इसलिए आप ऐसी गलती मत करना। चाहे गलत ही आता हो, इंग्लिश ग्रामर थोड़ा गलत लिख लेना, बट मतलब ग्रामरली यूज़ कर सकते हो, बट एआई जनरेशन मत करना। ऐसा नहीं कि आप कॉपी एंड पेस्ट मारे जा रहे हो, प्लीज़ बहुत ध्यान से देख लो। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू इज डन बाय ईच सेंटर इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द सेक्शन 2, 3 एंड 4 एकेडमिक रिकॉर्ड्स। 3 मतलब आपका क्वेश्चन एंड 4 विद द फोकस ऑफ योर साइंटिफिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एफर्ट्स। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एफर्ट्स भी देखा जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, रेफरी का रिपोर्ट और स्कोर और रैंक इन द रिटन टेस्ट जो आपको नहीं दिया गया है। तो आप इस पे आप यहाँ पे ये बात देख लो कि आप यहाँ पे तो आप ब्लाइंड फोल्ड, आपको पता ही नहीं है, रेफरी रिपोर्ट भी आपको नहीं पता होगा। बाकी आपके पास है सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस, करिकुलर, साइंटिफिक और 1, 2, 3 ये सब। इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू you will receive a call letter directly from the relevant center. This interview date will be mentioned in their call letter. जब वो कॉल लेटर रिलीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या है। चलिए हम लोग आते हैं सेक्शंस पे, एक बार फॉर्म देख लेते हैं। ये आपका फॉर्म है, यहाँ से शुरू है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रेफरेंस लेटर लिखना है, रेफरेंस नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अटैच करनी है, फिर यहाँ पे नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है DDMMYY में, फिर नेशनलिटी है, टेलीफोन है, इसमें कुछ नहीं है, ये जनरल है, ठीक है, इसका यूज़ भी नहीं होगा। ये ध्यान से देखना है। 10th 12th BSc फर्स्ट, BSc सेकेंड, BSc थर्ड, BSc फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, फिर MSc फर्स्ट, MSc सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि जैसे ये BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BSc थर्ड ईयर, BSc फोर्थ ईयर, ये आपके पास नहीं होगा, पर कहीं कहीं BSc फोर्थ ईयर का होता है। दैट इज़ द रीज़न कि क्वेश्चन है, तो आप इसको हटा देना, इसको फॉर्म को फिल नहीं करोगे। आपको 10th करना है, 12th करना है, फर्स्ट ईयर के BSc में कितने आपके ओवरऑल मार्क्स थे, सेकेंड ईयर BSc में कितने हैं, थर्ड ईयर BSc में कितने हैं,
फिर आपका एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर। अगर आप इंटीग्रेटेड में के लिए हो तो मतलब आपको बीएससी थर्ड ईयर तो अभी तक आया नहीं होगा, तो बीएससी थर्ड ईयर का आप सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डालोगे, थर्ड ईयर का जो सेमेस्टर हुआ है, थर्ड सेमेस्टर, उस सेमेस्टर का आप नंबर डाल दोगे सिर्फ, और सेमेस्टर का नंबर डाल के आगे परसुइंग लिख दोगे नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, यहाँ पे आपका फोर्थ चला जाएगा। ठीक, फिर आपका अगर आप इंटीग्रेटेड के लिए तो एमएससी के लिए आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पे आपका मार्क्स और रैंक, क्लास और डिवीज़न, अगर आपने कोई रैंक सिक्योर करा है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये इजी है, ये आपका काम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ फोर्थ बीएससी का क्या मतलब है। मतलब फोर्थ बीएससी का मतलब यही है कि कहीं कहीं बीएससी फोर्थ ईयर की होती है, तो आप थर्ड ईयर तक जाओगे और एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाओगे। ठीक है, अब ये देखो, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अवार्ड एंड एक्सपीरियंस, ध्यान से इसको पढ़ना। यहाँ पे लिखा है समराइज द सब्जेक्ट ऑफ यू मोस्ट रिसेंट ऑन गोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। जैसे मेरा नाम है मिहिर, तो मैं क्या लिखूँगा, आई एम मिहिर कुमार एंड आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई एमएससी इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंडोक्राइनोलॉजी या फिर क्रोनोबायोलॉजी। आप जिसमें भी हो, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में हो तो आप लिखोगे स्पेशलाइज, मतलब एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन ऑफ द सम टॉपिक, कुछ भी आप कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइक ऑफ द थिंग्स, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान से, एमएससी किस में हो तो आप इसको तो आप नहीं बदल सकते हो, बट स्पेशलाइजेशन किस में, उसमें आपको ध्यान से देना है आंसर, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिसका आप स्पेशलाइजेशन लिखोगे, तो हम लोग ये सोचते हैं जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे, अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं उस स्पेशलाइजेशन में आपसे हर एक बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करूँगा जो बेस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो दैट इज़ द रीज़न कि स्पेशलाइजेशन लिखते समय ध्यान से रखना कि कौन से टॉपिक या कौन सा प्रोजेक्ट की बात तुम कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो उसका बेसिक कंसेप्ट आता है नहीं। जो लिख दोगे उसके बाद उसके बारे में पढ़ना, उसके बेसिक कंसेप्ट ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुमने लिख दिया एमएससी इन जूलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स, बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है। मान लो कि तुमने लिख दिया मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो मेंडल का जो उस समय का पेपर था, शुरू का पेपर जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। तो इसलिए यहाँ पे जब फॉर्म फिल करोगे ये वाली लाइन तो ध्यान से देना है, यहाँ पे आपको फिल करना है वैसे, बट इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। ओके, टेल अस अबाउट एनी अवार्ड और फेलोशिप यू हैव ऑबिटेन। वही वाली बात है कि अगर आप, जैसे आपने मान लो टिफिन निकाल लिया, इसके अलावा अगर आपके पास और भी चीज़ें, गेट है, CSIR है, तो ये आपका क्या है, एप्रिसिएशन के लिए है, आपके एग्ज़ाम, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेगा कि ओके यू हैव एनी अवार्ड फेलोशिप। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के हो तो यूपी में एक यूपी CST होता है, उसी तरह अगर आप कर्नाटका से हो तो मतलब कर्नाटका CST होता है, उसी तरह आप हर जगह का अपना अपना एक CST एग्ज़ाम होता है, कभी कभी वो लोग कराते हैं, उसमें आपको मिला हो, फिर में भी आप इंस्पायर अवार्ड के मतलब आपको इंस्पायर अवार्ड मिल चुका है, तो आप इसमें ऐड करोगे आपको जो भी मिला है, कुछ भी मिला है एज अ फेलोशिप या अवार्ड, कोई भी अवार्ड या कोई भी फेलोशिप, छोटा से छोटा अवार्ड या छोटा से छोटा फेलोशिप हो, आप उसको मेंशन करोगे। ओके, हैव यू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग? इफ सो डिस्क्राइब दीज, गिव द डेट, द होस्ट इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द टॉपिक। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, जो इंटीग्रेटेड PhD है उनको थोड़ा टेंशन होती है कि सर मैं तो BSc में हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि अगर आप BSc में हो तो आपको टेंशन नहीं, जिसके पास नहीं है कुछ वो NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, या नो लिखेंगे, बट जिन्होंने करा है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो MSc में है, जो PhD के लिए आ रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों ने करा जरूर होगा, उन लोगों ने ज़रूर करा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो MSc वाले हैं उन्होंने डिसर्टेशन करा होगा या फिर वर्कशॉप करा होगा, तो उसको यहाँ पे वो लोग लिखेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, हैव यू पब्लिश्ड एनी पेपर इन द पीयर रिव्यू जर्नल और प्रेजेंटेड योर वर्क इन कॉन्फ्रेंस? लिस्ट दीज, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द टॉपिक,
जो टॉपिक डिस्क्राइब करना है काफ़ी क्रिस्प करना है, कहानी नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको थीसिस वापस यहाँ लिख देनी, नहीं, कहानी लिखनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में लिखना है आपको कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हो। उसी तरह जो आपने पेपर या जो भी आपने प्रेजेंट करा कॉन्फ्रेंस में, उसका समरी क्या है, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, ये मतलब टेक होम मैसेज उसमें क्या था, ये आपको इस वाले में लिखना है अगर आपका पेपर पब्लिश है तो। और अगर आपका पेपर कम्युनिकेशन में है तो आप ये भी लिख सकते हो, बट आगे ब्रैकेट में लिखोगे कि कम्युनिकेट अभी हो रहा है, पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। Had you have you had any breaks in your education? If yes, brief, give the reason for the break. अगर आपका कहीं पे ब्रेक हुआ है तो आप उसका रीज़न दोगे। ब्रेक होने का मतलब आप यहाँ पे एक बात समझ लो, जो पीएचडी वाले हैं वो भी समझ ले, जो बीएससी वाले वो भी समझ लें। मान लो कि आपने 12th करा, 12th के बाद आपने एक बार नीट एग्जाम के लिए ब्रेक ले लिया, तो आप लिखोगे दैट ड्यू टू दी प्रिपरेशन वी टेक अ ब्रेक। वो लिखोगे स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि आप जब ऊपर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे तो आपने लिखा 2012, नहीं 2014, फिर लिखा 2017। 2000 अगर 14 में आपने 10th करा है, 2014 में अगर आपने 10th करा है तो डेफिनेटली 2016 में आपका 12th होना चाहिए, 17 में नहीं। अगर आप उसमें एक साल का गैप है तो क्यों, अगर आपने 2014 में अगर आपने 12th कर लिया है, 10+2 कर लिया है, तो मीन्स 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, मतलब आपका 19 में बीएससी हो जाना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पे 19 की जगह 20 में करा है तो आपका एक साल का गैप बीच में हुआ, तो आप उस गैप को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। जितना ज़्यादा आप लॉयल रहोगे इस फॉर्म को फिल करने में, उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। तो इसलिए आपको लॉयल रहना है हमेशा फॉर्म को फिल करते समय, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, या ये चीज़ें एक चीज़ है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई बुक पढ़ा है तो उसको एक बार और पढ़ लो, उसमें देखो कि उसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग आपने पाया, उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई बुक अगर आपने फिक्शन नॉन फिक्शन बुक पढ़ा है तो आप उसको समरी दो, उसको समराइज करो अंडर द 100 वर्ड। मैं ये कहता हूँ कि साइंस फिक्शन की बुक आपको पढ़नी चाहिए, और अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, एक ब्लाइंड वॉच मेकर है, द ब्रेन है, आपका होमो सेपियंस है, उसके बाद मल्टी वेरिएंट इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन है, और मतलब थ्योरी ऑफ ओरिजिन है। कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। और अभी तक अगर आप इस तरह से नहीं एटीट्यूड अपना बनाए हो तो मैं ये कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आफ्टर दिस थिंग्स, ये वीडियो देखने के बाद तो ज़रूर पढ़ना। रोज़ 1-2 घंटा पढ़ो कोई बुक, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका खुद का वोकेशनल टर्म, मतलब आपका इनहेरेंट कैरेक्टर्स आएंगे, या कह सकते हो कि आप मल्टी टैलेंटेड बनोगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदलेगी, आप लिखने का तरीका सीख सकते हो उन बुक्स से। तो इसलिए आपको 100 वर्ड में ये जो कोई फिक्सन है नॉन फिक्सन बुक आपने पढ़ा है उसको आपको समराइज करना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वाई डू यू वांट टू डू पीएचडी। इस पे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। द रीज़न इज़ दैट कि मैं खुद एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। कोई आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर वालों ने कहा इसलिए मैंने कर लिया। आप क्यों करना चाहते हो पीएचडी, तो ये आपको लिखना है। सॉरी फॉर दिस, ओके। चलिए आठवां क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट यू हैव वर्कड ऑन समथिंग, व्हाई वाज इट हार्ड, व्हाट डिड यू डू इन दिस सिचुएशन। जो आपने स्पेशलाइजेशन करा है या आप डिजर्टेशन कर रहे थे उस समय आपको एक कोई चीज़ होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी, एक सिचुएशन आया होगा जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा होगा। तो आपको बताना है वो सिचुएशन जब आप काम कर रहे थे तो वो कौन सी सिचुएशन थी, वो क्या था जो सबसे ज़्यादा आपको हार्ड लगा, क्यों हार्ड लगा, और आपने उस सिचुएशन में क्या करा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं माइक्रोबायोम पे काम करता हूँ बर्ड्स के, मैं करता नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बर्ड्स के माइक्रोबायोम पे काम किया। अब मेरा क्वेश्चन था कि हमने शुरू कर दिया काम, वी आर द बडिंग साइंटिस्ट, वी डोंट नो अबाउट द सम क्रिटिकल पॉइंट, बट हमने शुरू कर दिया। हमने फिर फील करा कि हमने जब कल्चर किया तो उस समय हमें बैक्टीरिया नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब ये हमारे लिए हो गया क्या, हार्ड पॉइंट। यह एक प्रॉब्लम हो गया कि थियोरेटिकली हम
माइक्रोबायोलॉजी की बुक में पढ़ रहे हैं कि हम लोग का कल्चरिंग आसान है, बट हमने बर्ड्स के जब पूप लिए तो पूप से हमें बैक्टीरिया नहीं मिल रहे हैं। दैट इज़ द एक सिचुएशन, जिस सिचुएशन को मैं काम कर रहा था, इस सिचुएशन में हमसे कल्चर नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉब्लम। अब उसे हम डील कैसे करेंगे? तो डील करने में ये है कि पूप जो रिलीज़ हो रहा था, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, वहाँ पे दो बैक्टीरिया थी, एरोबिक और एनारोबिक। हमने शुरू करी थी वी डोंट नो अबाउट कि वहाँ पे क्या था, एरोबिक था एनारोबिक था। जो एनारोबिक था वो बाहर आते ऑक्सीजन के आते कांटेक्ट में मे बी डाई कर मर गए थे। दैट इज़ द रीज़न कि वो हमें प्लेट में नहीं दिख रहे थे, जब हम कल्चर कर रहे थे तो हमें नहीं दिख रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जब वो पूप रिलीज़ कर रही होगी उस समय हम ऐसा कोई व्यवस्था करें जिससे कि वो एनारोबिक कंडीशन में आ जाए। एक कंडीशन यह है। दूसरा, नहीं तो हम कल्चर करने के बजाय सिक्वेंसिंग कर लें। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताना है, क्या प्रॉब्लम था, क्यों वो प्रॉब्लम था, और आपने उससे कैसे डील करा। ये सारी बातें 100 वर्ड में आपको बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो, कोई क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। कमेंट कर रिप्लाई में भी मैं शाम को दूँ, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई टैब से देता हूँ और मैं लैब में मोबाइल यूज़ करता हूँ। और मोबाइल में मैंने इसको नहीं खोल रखा है। द रीज़न इज़ दैट कि अगर मैं मोबाइल में खोलता हूँ तो मैं हर एक पॉइंट पे देखूँगा जो मेरे काम को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज़ द रीज़न कि आपको मैक्सिमम आंसर शाम को मिलता होगा मेरी तरफ से। तो थोड़ा पेशेंस रखो मेरी तरफ से, और पेशेंस रखोगे आपको आउटपुट 100% मिलेगा। जल्दीबाजी करोगे दिक्कत होगी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं बता दूंगा तो वो दिक्कत होगी। तो मुझे भी टाइम चाहिए सोचने के लिए थोड़ा। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। काफ़ी मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी एक भी टर्म यहाँ पे मिस ना करो। अगर एक भी टर्म आप मिस करते हो मे बी वो गलत इंटरप्रेट करके आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। दैट्स रीज़न काफ़ी मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी मैं क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तब भी आपको दिक्कत हो रही है तो सॉरी फॉर दिस, या मेरी तरफ से सॉरी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब वन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दैट यू कम अक्रॉस ईदर इन योर कोर्स और इन द पॉपुलर प्रेस in your own word. Tell us why you think this experiment is interesting and what the result tell us. If you were to follow up on this experiment today, what will you do? इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा लूँगा। सबसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट मेंडल का। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट काफ़ी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है और काफ़ी अच्छा है। द रीज़न मैं बता दूँ, क्योंकि मेंडल का जैसे ही आप मेंडल पर स्विच होते हो तो आप कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरिया में चले जाते हो बायोलॉजी को समझने के लिए। मेंडल से पहले जब हम बायोलॉजी को समझते थे तो एज अ थ्योरी और एज अ डिस्क्रिप्टिव समझते थे, बट जैसे ही मेंडल आए तो मेंडल के जो जो तुम्हें दिखते हैं फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, जो तुम प्रोबेबिलिटी लगाते हो, दैट चेंज द सम थिंग्स, मतलब चेंज द साइंस। यहाँ पे साइंस चेंज हुआ। तो अगर आपको मेंडल का नियम याद है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट याद है, तो आपको उसको खुद के वर्ड में लिखना है। इसके लिए मैं बता दूं, अगर आपको कोई क्लासिकल एक्सपेरिमेंट लिखना है, फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बता दूं, पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट है जो कि आप डॉग के सेलिवेशन से रिलेटेड है। तो उसका एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हो। ये आपका मैटर करता है कि आप किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया का जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है आप उसको कर सकते हो। मिचेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो आप। अति आप इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन देयर इज़ अ वन एक्सपेरिमेंट रिप्लिका प्लेट थ्योरी, रिप्लिका प्लेट या प्लेट रिप्लिका, मतलब जो जिस एरिया में हो। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में तो रिप्लिका प्लेट कर सकते हो, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिचेल्सन स्टाल का कर सकते हो। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हो। अगर आप जेनेटिक्स में हो तो आप मेंडल का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप इधर इवोल्यूशन बिहेवियर की तरफ है तो पावलॉव का कर सकते हो। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो कि क्लासिकल है उसको आप लिख सकते हो, या कोई पॉपुलर प्रेस प्रेजेंट टाइम में रिलीज़ हो रही हो उसके उस मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जिसमें आपका आरएनए वैक्सीन के लिए कोरोना में मिला है,
नोबेल प्राइज़। तो आप उसके बेसिक जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, और फिर अगर आपको उस एरिया में काम करना है वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो आप बता सकते हो कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उसमें क्या कर सकते हो। मतलब पहले आपको उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, देन आफ्टर आप उसमें क्या करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है। फिर लिस्ट एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू कंसीडर हेयर। बाकी बचा हुआ चीज़ आप 10th नंबर में लिखोगे। ठीक है, नहीं कुछ है तो इस लिख दोगे नो। यहाँ पे देखो साइंटिफिक रेफरी है, इस बात को थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना है, क्यों मैं बताता हूँ। ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से लिखना। नाम, एफिलिएशन, हाउ डू दे नो यू, क्यों तुम्हें जानते हैं, उसका उनका मेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर। काफ़ी ध्यान से बहुत ही प्यार से सर से पूछ लेना कि उनका कौन सा मेल आईडी जो इनका एक्टिव है, जिस पे वो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, उस मेल आईडी को आप यहाँ पे डालोगे। और दूसरा रेफरी का नाम। ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पे करोगे और डेट आप लिख के सबमिट कर दोगे। दिस देयर इज नो प्रोविजन टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर माई रेफरी रिपोर्ट ऑफलाइन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म और दोज आर नॉट सपोर्टेड बाई रेफरी लेटर्स आर इनवैलिड एंड विल नॉट बी प्रोसीड फर्दर। तो मे बी मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे अभी तक आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, तो मे बी ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव वीडियो है। अगर आप टिफर एग्ज़ाम दिए हो या आपका सिलेक्शन हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वॉच इट एंड थिंक। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है इस चैनल से तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ बताओ। देखो मैं यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मैं बहुत सारे वीडियो अभी रिलीज़ किया जिसमें मैंने ये भी आपसे नहीं बोला कि लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमको वर्थ इट लग रहा है तो तुम शेयर करो, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, नहीं लग रहा थैंक यू। बट अगर तुमको वर्थ इट थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ सर मुझे फ़ायदा हुआ है आपके चैनल से, तो एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो यार, उससे मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं पूरे दिन लैब में काम करने के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ, अगर मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, मैं सोचता हूँ उसको, फिर मुझे खुशी मिलती है कि चलो मेरा जो मैं पार्ट टाइम जो कर रहा हूँ आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। अगर 10 में से 2 को भी फ़ायदा हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड इनफ फॉर मी। बट हाँ, अगर वो 2 एक्नॉलेज मुझे करते हैं तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और कुछ वीडियो में शायद मैं गलत कुछ बोल जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ब्रेन उस समय सेंटर में ना हो, या कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और उस समय मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। कभी कभी मैं सफ़र में होता हूँ, उस समय मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस समय मेरे पास जो रिसोर्स होते हैं उसको मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए कुछ वीडियोज़ में गलत क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बट अगर आपको लगता है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे लड़ूंगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या आई विल ऑल्सो क्रॉस चेक। अगर जैसे एक CSIR का है जिसमें क्वेश्चन था, मैंने उसमें मोलस्का बताया था, एनिलिडा बताया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि देयर इज़ अनदर न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज रेमिपेट्स, तो मैंने उसको एक्नॉलेज करा, उसको तुरंत सही भी करा है। तो अगर मैं कहीं गलत बताता भी तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको मैं सही कर दूँ। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।